हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड. सो वेलकम बैक टू माय चैनल टेका इंग्लिश क्लासेस. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन रिलेटेड टू द पोएम द रोड नोट टेकन फ्रॉम 9th क्लास वी हैव अ बुक. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रोड नोट टेकन पोएम से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन. सो गेट रेडी फॉर मेकिंग नोट्स. What is the summary theme title main idea of the poem The Road Not Taken? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपका एग्जाम में कि समरी क्या है, थीम क्या है, टाइटल क्या है और मेन आइडिया क्या है, किस पोएम से रिलेटेड द रोड नॉट टेकन नामक जो पोएम है उसकी समरी क्या है, टाइटल क्या है, थीम क्या है और मेन आइडिया क्या है, तो उसके लिए आपको मिलने वाला है सिर्फ यही एक आंसर. 4 in 1, 3 in 1, 5 in 1, 10 in 1. यानी कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इन वर्ड से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ आपको यही आंसर लिखना है. आपके फुल बाय फुल मार्क्स आने वाले हैं, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं. सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपको 2 से 3 लाइनें लिखनी है. उसके बाद नेक्स्ट पैरे को आपको स्टार्ट करना है. इट इज़ वेरी हार्ट टचिंग पोएम. दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट द टू रोड्स. कहते हैं कि ये जो कविता है दिल को छू देने वाली है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है. इस कविता के अंदर कवि हमें बताता है 2 रोड्स के बारे में. वो रोड कौन कौन से हैं? देयर आर 2 रोड्स इन द पोएम. कविता के अंदर 2 रोड हैं, द फर्स्ट रोड एंड द सेकंड रोड. एक तो पहला रोड है, एक दूसरा रोड है. वन डे द पोएट वॉज ट्रैवलिंग थ्रू ए फॉरेस्ट. एक दिन वो एक फॉरेस्ट में से जा रहा था. जो कवि है एक फॉरेस्ट को पार करते हुए जा रहा था. अचानक व्हाट हैपेंड विद हिम, उसके साथ क्या होता है? ही केम टू ए प्लेस फ्रॉम वेयर द रोड डाइवर्स इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस. और वो एक ऐसे स्थान पे आके खड़ा हो जाता है जहाँ से जो टी पॉइंट है वहाँ से 2 रोड हैं जो डाइवर्ज हो रखे हैं. द he could not travel the both. It was not possible to travel the both roads on the both roads because the person was one. How could it be possible? ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? क्योंकि चलने वाला तो बंदा एक है और रोड है 2. The first road was more traveled and the second road was less traveled. जो पहला रोड था वो ज़्यादा चला हुआ था और जो सेकंड रोड था वो लेस ट्रेवल था, उस पर कम लोग चले हुए थे. It means the second road was grassy. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरा रोड है वो कैसे था? ग्रेसी था, यानी घास से भरा हुआ था. On the first road many people had traveled. जो पहला रोड है उसके ऊपर तो काफ़ी लोग चले हुए नजर आ रहे थे. The poet was confused. जो कवि है वो कंफ्यूज हो जाता है. He stood there for a long time. वो वहाँ पर काफ़ी समय तक he was standing there for a long time and he was thinking that on which road should he walk. कौन से वाले पे चलना चाहिए भाई? पहले वाले पे चलना सुटेबल रहेगा या दूसरे वाले पे चलना सुटेबल रहेगा? So he was so confused. बड़ा ही कंफ्यूज हो गया था. The poet knew that the second road was very difficult road. अब कवि को ये अंदाजा लग रहा था कि हाँ भाई, अगर दूसरे रोड पे कोई चला हुआ नहीं है तो पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टी है. बट ही सिलेक्टेड द सेकंड रोड. लेकिन फिर भी उसने कौन से रोड को सिलेक्ट किया? उसने दूसरे रोड को सिलेक्ट किया. उसे पता था कि भाई दूसरे रोड पे कोई भी चला हुआ नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है जब कोई भी नहीं चला हुआ है. तो क्यों भाई, क्या गड़बड़ हो सकती थी? The poet knew that there was less possibility of his coming back, but he was determined on his decision. कहते हैं कि जो सेकंड रोड है उसने सोचा कि इस पे कोई नहीं चला हुआ है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हो सकता है कि वो इस पे चले और वापिस ना आए, फिर उसके वापिस आने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है. बट लेकिन फिर भी ही वॉज डिटरमाइंड. लेकिन वो अपना दृढ़ निश्चय रखता है, डिटरमाइंड रहता है अपने डिसीजन के ऊपर, अपने निर्णय के ऊपर, और कहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो इसी पे चलना है. इन दिस पोएम द पोएट यूजेस सिम्बल्स इन ए रिमार्केबल मैनर. इस कविता के अंदर कवि ने जो सिम्बल्स यूज किए गए हैं बड़े सुंदर तरीके से इसके अंदर सिम्बल्स यूज किए हैं. द फर्स्ट रोड वॉज सिम्बल ऑफ मेटेरियलिज्म एंड द सेकेंड रोड वाज सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म. कहता है कि जो पहला रोड है जो मोर ट्रैवल्ड है बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चला हुआ है, काफ़ी लोग चले उस पर, हैज़ बीन यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ मेटेरियलिज्म. कहते हैं भौतिकवाद. जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दिया जाए कि भाई जो भौतिकवादी गृहस्थी जीवन है
उसमें तो हर कोई व्यक्ति चलना चाहेगा, गृहस्थ जीवन हर कोई व्यक्ति जीना चाहेगा, स्पेंड करना चाहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें स्पिरिचुअलिज्म है, आध्यात्मिकता का है, जैसे एक सन्यासी जीवन लेके चलिए, पूजा पाठ का जीवन तो हम टू द पॉइंट तो नहीं कह सकेंगे, इसको एक सन्यासी जीवन से रिलेटेड करें हम, तो कोई भी व्यक्ति सन्यासी बनना नहीं चाहेगा। फ्यू पीपल विल लाइक दिस, ठीक है, कुछ एक लोग होंगे जो इस तरह के सन्यासी जीवन को जीना चाहेंगे। तो कहते हैं कि जो दूसरा रोड है वो स्पिरिचुअलिज्म का प्रतीक है। दिस पोएम गिव्स ए मैसेज अबाउट द मेकिंग चॉइस इन लाइफ। ये जो कविता है हमें क्या देती है, एक मैसेज देती है कि जीवन के अंदर चॉइस यानी कि जीवन के अंदर जो चॉइसेज हैं, लोगों की चॉइसेज है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स के लाइफ के लिए ले लीजिएगा, जब एक स्टूडेंट 10th पास करता है तो उसके बाद उसके सामने काफ़ी ऑप्शन होते हैं कि भाई उसे कौन सा स्ट्रीम लेनी है, उसे साइंस लेनी है, आर्ट लेनी है या कोई दूसरा कोई सब्जेक्ट लेना है। तो उसके लिए उसे कन्फ्यूजन रहता है कि विच सब्जेक्ट शुड ही और सी चूज, उसे कौन सा चूज करना चाहिए। सो ही और से इज वेरी कंफ्यूज। तो सेम कंडीशन यहाँ पर पोएट की है और वो कह रहा है कि भाई उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, फर्स्ट रोड चुनना चाहिए कि सेकंड रोड चुनना चाहिए। He selected the second road that makes him different from the others। और इस तरीके से वो सेकंड रोड को चूज करता है जो उसे क्या करता है, बिल्कुल डिफरेंट बनाता है दूसरों से। तो आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। और उसके बाद कंक्लूजन को लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन डालते हो और कंक्लूजन डालते हो उसके लिए अलग से मार्क्स मिलते हैं। यानी कि टोटल सपोज करो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का है, तो उसमें कंक्लूजन का और इंट्रोडक्शन का काफ़ी रोल होता है। तो बच्चे बिल्कुल नहीं भूलना है, कंक्लूजन के साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एज ए कंक्लूजन वी कैन से दैट इन दिस पोएम the poet describes about the 2 roads। 2 रोड के बारे में वर्णन करता है। He uses a number of figure of speech, for example metaphor, personification, alliteration and enjambment। जैसा कि हमने इसकी पोएट्री से रिलेटेड जो आपको एक्सप्लेनेशन है वो मेरे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। विद लिटरेट डिवाइसेस मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है और आप यहाँ पर इसकी पिक्चर भी देख सकते हो कि किस तरीके से जो पोएट है वो वहाँ कहाँ खड़ा है, एक फॉरेस्ट में खड़ा है। ये यहाँ पर इसकी पिक्चर शो हो रही है, देखिए यहाँ पर ये जो है ये कवि है, ठीक है, ये पोएट है। और यहाँ पर 2 रोड है, ये सेकंड रोड है और ये फर्स्ट रोड है। जो फर्स्ट रोड पे आप देख सकते हो जो घास है वो कैसे बिछी हुई है, यानी कि चलने के कारण वो बिछी हुई है। और यहाँ पर जो सेकंड रोड है वहाँ पर जो ये घास है वो बिल्कुल क्या है, सीधी खड़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 डाइवर्ज हो रखे हैं, 2 रोड है। यहाँ पर कवि है, कंफ्यूजिटी पॉइंट पे खड़ा है और शो कर रहा है कि भाई किस तरीके मुझे कौन से रोड को चूज करना चाहिए। अब उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि क्या डज ही रिग्रेट ऑन हिज सिलेक्शन। नो ही डजंट रिग्रेट, बिल्कुल भी खेद नहीं करता है, उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता है कि भाई मैंने सेकंड रोड को क्यों चूज किया। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ही फील्स happiness is so happy by after selecting the second road। कहते हैं जो सेकंड रोड का सिलेक्शन करने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है। क्यों महसूस कर रहा है, क्योंकि ड्यू टू दिस रोड एंड दिस रोड मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। और यही वो रोड है जिसकी वजह से वो दूसरों से क्या होने वाला है, बिल्कुल डिफरेंट, यानी कि अलग दिखने वाला है। क्योंकि सबके बस की बात नहीं थी ना इस रोड पे चलना, क्योंकि सभी लोग तो किस पे चले हुए थे, फर्स्ट वाले रोड पे चले हुए थे। और कवि ने कौन सा रोड चूज किया था, सेकंड रोड चूज किया था। तो इस तरीके से आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको बाकी की पोएट्री की जो वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारी वीडियो डाली हुई है। और इस तरीके से आप हर पोएट्री से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और टेक्सचुअल क्वेश्चन सभी आपको अवेलेबल होने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हो जाइए तैयार फटाफट घर बैठे, बिना पैसे खर्च किए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने वाला है आपको सारा मटेरियल। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी नई वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।